हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटी क्लासेस। कैसे हो आप सब? गुड। ओके। तो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारे पेपर 1 का यूनिट 2, दैट इज़ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो उसमें हमारा एक टॉपिक है रिसर्च प्रोसेस, तो इसी को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिसर्च और रिसर्च के जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर लिया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो, और उसके बाद आप देखिए रिसर्च प्रोसेस के वीडियो को। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सो रिसर्च प्रोसेस क्या होता है? देखिए, रिसर्च प्रोसेस को समझने से पहले प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस होता है एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस या स्टेप्स। मीन्स आप कोई भी काम करते हो तो उसकी एक प्रोसेस होती है, एक उसका एक तरीका होता है जिससे आप किसी काम को करते हो। तो वो काम आप स्टेप बाय स्टेप ही करते हो, उसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जो काम पहले किए जाना चाहिए वो पहले किया जाता है, और जो लास्ट में किया जाना चाहिए उसे लास्ट में किया जाता है। तो इसी को ही प्रोसेस कहा जाता है। वैसे ही रिसर्च प्रोसेस होता है जिसमें रिसर्च करने के लिए कुछ जो एक्शंस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो बहुत नेसेसरी होते हैं। तो उनको एक सीक्वेंस में फॉलो किए जाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी रिसर्च जो है वो इफ़ेक्टिवली हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ 8 डिफरेंस जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। दैट इज़, सबसे पहले क्या किया जाता है? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने किस चीज़ की रिसर्च करनी है, तो आप रिसर्च क्या करोगे? ठीक है, रिसर्च के बाद आता है सेकंड में रिव्यूइंग लिटरेचर। तो लिटरेचर को रिव्यू करना पड़ता है। मीन्स पहले उस सेम प्रॉब्लम पर किसी ने रिसर्च की है तो क्या उसका रिजल्ट आया, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेटिंग रिसर्च सीक्वेंस, रिसर्च क्वेश्चन सॉरी ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। तो आप कुछ क्वेश्चंस बनाते हो, ऑब्जेक्टिव बनाते हो, अपने हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हो। देन फोर्थ वन इज़ चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। तो स्टडी डिज़ाइन को आप चूज़ करते हो। मीन्स आप एक ब्लूप्रिंट बना लेते हो कि आपने कैसे जो है वो रिसर्च का काम करना है, और कैसे कैसे जो है आपने जो डाटा को वगैरह कलेक्ट करना है, तो उसके सारे टेक्निक्स को यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद आ जाता है डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन, कि आपने सैम्पल को कैसे डिज़ाइन करना है, कितना आपको सैम्पल लेना है उसमें से। ठीक है, होल पॉपुलेशन में, तो ये सब जो है वो सैम्पलिंग डिज़ाइन में आ जाता है। उसके बाद सिक्स वन, दैट इज़ कलेक्टिंग डाटा। फिर आपने उसके बाद रियल में काम शुरू करना है, दैट इज़ डाटा को कलेक्ट करना है फील्ड में से, या फिर वो सेकेंडरी डाटा भी हो सकता है। उसके बाद आता है सेवन्थ वन, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। तो आपने जो डाटा को कलेक्ट किया है उसको प्रोसेसिंग और उसकी एनालाइज करनी पड़ेगी, ताकि आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सको। एंड लास्ट वन इज़ राइटिंग द रिपोर्ट। तो लास्ट में आप एक रिपोर्ट तैयार कर देते हो। तो इन्हीं स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रिसर्च प्रोसेस का जो है वो एक चार्ट जो है लिया हुआ है। तो आप इसकी प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। इसमें भी जो है 8 स्टेप्स हैं, उनको वन बाय वन सीक्वेंस में फॉलो किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले रिसर्च में क्या किया जाता है कि आपने रिसर्च को करना है, तो आपको एक प्रॉब्लम होगी, तभी आप उसको सॉल्व करने के लिए रिसर्च करोगे। तो सबसे पहले आपने रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम होगी, तो रिसर्चर को रिसर्च प्रोसेस में जो भी फेसेस हैं उनको ठीक ढंग से फॉलो करने में, या फिर उसको जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में जो है वो आसानी रहेगी। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सेकंड वन है रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर। तो इसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम देख ली। अब आपने देखना है कि सेम प्रॉब्लम पर पहले से किसी ने काम किया है, और उस काम जो उसने उसके ऊपर रिसर्च की हुई है, तो उसके ऊपर उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, अ रिव्यू ऑफ प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स टू सिमिलर और रिलेटेड फिनोमिना इज एसेंशियल इवन फॉर द बिगिनिंग रिसर्चर्स। ठीक है, तो अगर आप बिगिनिंग रिसर्चर हो, आप पहली बार रिसर्च कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि पहले उस प्रॉब्लम के ऊपर जो काम किया गया है वो उसके ऊपर क्या रिज़ल्ट आया था। अगर आप सेम ही प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो और पहले से उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, तो वो आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों ही वेस्ट हो जाएंगे। तो क्यों उस चीज़ के ऊपर हम लोग अपना जो टाइम है उसको वेस्ट करें, जिसके ऊपर पहले से काम हो चुका है। तो इस चीज़ के बारे में भी जो रिसर्चर है उसको अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस। तो उसके बाद थर्ड वन जो स्टेप है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो रिसर्च के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, हाइपोथेसिस को बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मीन्स कि आपने क्या करना है। ठीक है, तो उसको ढंग से बताता है। दैट इज़ ऑब्जेक्टिव विल प्रिसाइजली से दैट व्हाट शुड बी रिसर्च। ठीक है, मतलब क्या रिसर्च किया जाना चाहिए टू
डेलिनेट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट शुड बी कलेक्टेड, कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कलेक्ट करनी चाहिए, एंड प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द स्कोप ऑफ स्टडी, और ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कि हमने स्टडी जो करनी है तो उसका एक फ्रेमवर्क जो है हमारे ऑब्जेक्टिव ही बताते हैं। हाइपोथेसिस इज एन अनप्रूवन स्टेटमेंट और प्रोपोर्शन दैट कैन बी रिफ्यूटेड और सपोर्टेड बाय एम्पिरिकल डाटा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक अनप्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि जो हमारा डाटा है वो उसे सपोर्ट भी कर सकता है और उसे रिफ्यूज़ भी कर सकता है। मीन्स वो जो हमारी हाइपोथेसिस है वो मे बी वो प्रूव भी हो सकती है, वो जो हम हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो सही होगी, तो एंड रिजल्ट वो वैसा भी आ सकता है, और कई बार हमारी हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव नहीं भी होती है, वो डिसप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है चूजिंग द स्टडी डिज़ाइन। तो आप स्टडी डिज़ाइन जो चूज़ करते हैं, मीन्स इसमें क्या किया जाता है कि हमारी जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करता है रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, ये एक ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क भी इसको कहा जाता है। बहुत बार इसमें से भी क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, वहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च सैम्पल, ठीक है, वैसे वैसे करके ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, it is a master plan specifying the methods and procedures for collecting, processing and analyzing the collected data। ठीक है, तो ये मास्टर प्लान होता है आपके जो भी आपके डाटा है उसको कलेक्ट करने का, उसको एनालाइज, उसको प्रोसेस करने का। ठीक है, देयर आर 4 बेसिक रिसर्च डिज़ाइन दैट अ रिसर्चर कैन यूज़ टू कंडक्ट हिज और हर स्टडी। ठीक है, तो जो इसमें 4 टाइप्स के जो रिसर्च डिज़ाइन है तो वो यूज़ किए जाते हैं रिसर्चर के द्वारा। दैट इज़ सर्वे के थ्रू, देन एक्सपेरिमेंट, सेकेंडरी डाटा स्टडी एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो ये 4 टाइप्स के हो गए। उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 5, दैट इज़ डिसाइडिंग ऑन द सैम्पल डिज़ाइन। तो सैम्पलिंग क्या होता है, तो सैम्पलिंग में जैसे कि जो हमारा होल पॉपुलेशन होता है, जो होल हमारा ग्रुप होता है, उसमें से पॉपुलेशन का कुछ पार्ट वहाँ से निकाला जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, उसी को ही सैम्पलिंग कहा जाता है। ओके, तो जो पार्ट होगा वो सैम्पल कहलाएगा, और जो हमारा पूरा पॉपुलेशन होगा तो उसे यूनिवर्स भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि हम चावल है, तो चावल की बोरी में से अगर हमने चावल को चेक करना है कि चावल की बोरी कैसी है, तो हम वहाँ उसमें से चावल के कुछ दाने या एक मुट्ठी भर चावल उठा के वहाँ से उसको देख सकते हैं, तो वो उस चावल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो सैंपल हमारा सही होगा तो हम ये बता सकते हैं कि चावल की पूरी बोरी जो है वो सही है, और अगर वो जो हमने सैंपल के रूप में जो दाने उठाए हैं अगर वही सही नहीं होंगे तो हम वहाँ पे ये कंक्लूजन निकालेंगे कि चावल की पूरी बोरी ही ख़राब है। ठीक है, तो इसी को ही सैंपल कहा जाएगा। मीन्स सैंपल जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रिसर्च में। सैंपल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि वही हमारा जो एंड रिजल्ट है, कंक्लूजन है, सैंपल को देखकर ही वो बनाया जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन जैसे कि मैंने आपको बताया इज़ अ टोटल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये टोटल कलेक्शन होता है वो हमारा पॉपुलेशन होता है। सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन का पार्ट होता है, जो कि पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर सैंपल सही है तो हम माने कि पॉपुलेशन या हमारा पूरा होल जो यूनिवर्स है वो भी सही है। अगर सैंपल जो हमने लिया है वो गलत रिजल्ट देता है तो उसके आधार पर हम लोग ये मान सकते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी गलत है। ठीक है, तो सैंपल डिज़ाइन क्या होता है, तो सैंपल डिज़ाइन होता है is a method to be followed in the selecting a sample from the population। अब ये सैम्पल आपने कैसे लेना है इस चीज़ का ये एक मेथड है। ठीक है, ये एक टेक्निक है जो बताती है, मीन्स एक स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में आपको बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने चावल का एग्जांपल लिया है, तो आप जो आपका सैम्पल डिज़ाइन है वो ये बताएगा कि चावल की बोरी में से आपने सैम्पल के रूप में कितने चावल लेने हैं। आपने वो मुट्ठी भर चावल से आपका सैम्पल जो है पूरी बोरी को रिप्रेजेंट कर देगा, या फिर आपने 3-4 दाने लेकर ही उसको चेक करना है क्या वो 3-4 दाने ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या आपको पूरी 50 किलो की बोरी में से 2-4 किलो का सैम्पल आपको चाहिए। ठीक है, तो वैसे आपको कितना चाहिए, मीन्स सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैम्पल डिज़ाइन बताता है, ये टेक्निक यही बताती है। तो मोस्ट वाइडली यूज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मैथड्स, जो सैम्पलिंग के मेथड होते हैं दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग के टाइप्स हैं, इनको मैं अलग से वीडियो में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करूँगी, तो अलग वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। उसके बाद 6th स्टेप आता है दैट इज़ कलेक्टिंग डाटा। तो सब कुछ हो जाने के बाद हमारा मेन जो काम आता है दैट इज़ हमारा जो डाटा है वो डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, रिसर्च डिज़ाइन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, मनी एंड पर्सोनल। ठीक है, तो मीन्स
कैसे डिपेंड करता है? देखिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपके पास टाइम है, मनी है, या फिर पर्सोनल जो हैं वो उपलब्ध हैं, जो एनुमरेटर्स होते हैं, तो आप चाहे तो डाटा को आप प्राइमरी डाटा के रूप में आप उसको जहाँ से आपने डाटा को कलेक्ट करना है आप उसको सोर्स से ही उसको कलेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, या फिर मनी का वेस्टेज नहीं करना चाहते, तो आप उसको क्वेश्चनियर सेंड करके भी आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे वेज़ होते हैं, और अब ये सब डिपेंड करते हैं आपने किस वेज़ का उपयोग करना है, कौन से अप्रोच को लगाना है। तो ये डिपेंड करता है आपके स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिज़ाइन क्या है, टाइम है या मनी है, या आपके पास पर्सोनल जो है वो उपलब्ध है या नहीं, ठीक है। तो ये सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो द मोस्ट कॉमन मीन्स फॉर कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा इज़ द स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू के थ्रू जो है वो आप क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डाटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइप का होता है, इसको भी अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टडीज़ दैट ऑब्टेन डाटा बाय इंटरव्यूइंग रिस्पोंडेंट आर कॉल्ड सर्वेज। तो जब आप रिस्पोंडेंट से खुद इंटरव्यू लेते हैं तो उसे सर्वे कहा जाता है, ठीक है। और आप जो है वो डाटा को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनियर्स, टेलीफोन इंटरव्यू के थ्रू भी जो है डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। आप क्वेश्चनियर सेंड करके भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप कॉल पे इंटरव्यू लेके भी डाटा को ले सकते हो। और अदर मीन्स ऑफ डाटा कलेक्शन इंक्लूड द यूज़ ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज सच एज सेंसस, वाइटल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या प्रीवियस सर्विस। तो इन सब के द्वारा भी आप जो है वो डाटा को इकट्ठा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एम्प्लॉय के बारे में जानना है तो आप खुद उस एम्प्लॉय के पास ना जाकर आप डायरेक्ट उसके ऑफिस से उसके बारे में आप जो डाटा कलेक्ट कर सकते हो, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे, और आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट मिल जाएगी। और ये होता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। तो क्वालिटेटिव डाटा आर कलेक्टेड मेनली थ्रू इन डेप्थ इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। ओके, उसके बाद 7 जो हमारा स्टेप है दैट इज़ प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। तो जब हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो डाटा को अब हमने उसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डाटा की एडिटिंग और कोडिंग करनी पड़ती है। तो एडिटिंग में क्या किया जाता है? जब हम ऐसे नॉर्मल टर्म में मैं बात करूँ, जब हम एडिटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ तो उसमें मैं क्या करती हूँ, मीन्स मैं उसमें जो हमारा एक्स्ट्रा जो गलती हुई है, जो ऐसा गलत चीज़ है, मैं उसको निकाल देती हूँ वीडियो में, जो मुझे वीडियो में नहीं लेना है। वैसे ही एडिटिंग में क्या किया जाता है, जो एरर्स हैं, जो रिकॉर्डिंग में हमने एरर्स किए हैं, उन एरर्स को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। उसको जो भी अनक्लियर चीज़ें हैं उनको क्लियर किया जाता है, जो इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज हैं उनको सही ढंग से वहाँ पर लिखा जाता है। तो उसके बाद जो एडिटिंग है, तो एडिटिंग को करने के लिए वहाँ पे कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। दिस कोडिंग प्रोसेस फैसिलिटेट्स प्रोसेसिंग द डाटा। तो कोडिंग से डाटा की प्रोसेसिंग होती है। ओके, उसके बाद है डाटा एनालिसिस यूजुअली इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग एक्यूमुलेटेड डाटा टू द मैनेजेबल साइज, डेवलपिंग समरीज, सर्चिंग फॉर पैटर्न्स एंड अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स इन द लाइट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो डाटा एनालिसिस में क्या किया जाता है कि डाटा को एनालाइज करना है, मीन्स बहुत सारा आपने डाटा इकट्ठा कर लिया है, अब उस डाटा को आप उतना सारा डाटा नहीं ले सकता, आपने उसको एक मैनेजेबल साइज़ में आपने उसको रिड्यूस करना है, ताकि और उसकी आपने समरीज बनानी है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में आपने उस डाटा को बनाना है, कुछ पैटर्न्स के थ्रू में, या फिर कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को अप्लाई करके आपने उस डाटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसके लिए उसके बाद आ जाता है स्टेप 8, तो वो है राइटिंग द रिपोर्ट। जब आपने डाटा को एकदम अच्छे ढंग से उसको एनालाइज कर लिया है, तो अब उसको आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। तो डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल, राइटिंग रिपोर्ट, डिसमिनेटिंग एंड यूटिलाइजिंग रिजल्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, द एंटायर टास्क ऑफ अ रिसर्च स्टडी इज़ एक्यूमुलेटेड इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ प्रपोजल। तो जो आपने रिसर्च की है, जो एंटायर जो टास्क है, आपने उसको एक डॉक्यूमेंट में उसको आपने एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करके रखना है, और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है प्रपोजल, ठीक है। और रिसर्च प्रपोजल इज़ अ वर्क प्लान, प्रोस्पेक्टस, आउटलाइन, an offer or a statement of intent or commitment from an individual researcher or an organization to produce a product or render a service to the potential client or sponsor। तो रिसर्च प्रपोजल क्या है, ये एक वर्क प्लान होता है, या इसको एक प्रोस्पेक्टस या आउटलाइन भी कहा जा सकता है, ये एक ऑफर हो सकता है, ठीक है, जो कि एक इंडिविजुअल रिसर्चर या ऑर्गेनाइजेशन अपने उसको एज अ प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करती है, या एज अ सर्विस उसको प्रोड्यूस करती है, और अपने जो क्लाइंट है या स्पॉन्सर है उन्हें उनके हवाले करती है, उनको भेजती है, ठीक है। तो द एंड गोल ऑफ
साइंटिफिक स्टडी इज़ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट एंड ड्रॉ कंक्लूजन। तो मेनली जो हमारा एंड गोल होता है वो हमारी जो स्टडी की है उसमें से रिजल्ट को निकालना और कंक्लूजन को ड्रॉ करना ही हमारा मेन जो है वो फोकस रहता है। To this end, it is necessary to prepare a report and transmit the findings and recommendation to administrators, policy makers and program managers for the intended purpose of making a decision। ठीक है, तो डिसीजन मेक करने के लिए आपने उस रिपोर्ट को जो है वो या जो अभी आपने फाइंडिंग्स किया है उसको एडमिनिस्ट्रेशन को, आपके पॉलिसी मेकर्स को या प्रोग्राम मैनेजर्स को आपको उसको सेंड करना पड़ेगा। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स। ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट्स के बहुत से फॉर्म्स होते हैं, दैट इज टर्म पेपर, डेजर्टेशंस, जर्नल आर्टिकल्स, पेपर्स ऑफ प्रेजेंटेशन एट प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स, बुक्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए। The result of research investigation prepared in any form are of little utility if they are not communicated to others। अगर आपने रिसर्च की है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन जो आपने की है और आपने जो रिजल्ट प्रिपेयर किए हैं, अगर आप उसको पॉलिसी मेकर्स या दूसरों को उसको आप शेयर नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो आपको समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट